Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss MCQ on पॉलिटी सब्जेक्ट. So friend, ये MCQ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें मोर देन 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस एक्सप्लेनेशन है वो देखने वाले हैं. और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. प्लस ये वीडियो सीडीएस एग्जाम, जुडिशरी, क्लैट, सीयूईटी एंड यूपीएससी जैसे एग्जामों को ध्यान में रख करके बनाया गया जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि जो भी वीडियोस लेटेस्ट बनने वाली हो, चाहे वो करंट अफेयर का हो, पॉलिटी का हो, जीके का हो या जनरल स्टडीज का हो, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए. प्लस फ्रेंड यहाँ पे आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ये सारे ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर लिए जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस किसी भी एग्जाम की रिगार्डिंग होती है तो इन्हीं सारे ग्रुप पे वो नोटिफिकेशन जाते हैं, तो भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाएगी जिससे आपको कोई भी एग्जाम मिस नहीं होगा एंड उनकी प्रिपरेशन भी आप प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा एंड लोकसभा. सो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आपकी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट हमारी तीन चीजों से मिलकर के बनती है. सो पार्लियामेंट हमारी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है और ये चीजें बताई गई हैं आर्टिकल 79 में. तो आर्टिकल 79 बताया गया कि हमारा जो पार्लियामेंट होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है. दैट इज नोन एज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. सो फ्रेंड, जो इसमें प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट कितने मेंबर को लोकसभा में और कितने मेंबर को राज्यसभा में अपॉइंट कर सकता है. तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में 12 मेंबर को अपॉइंट कर सकता है बट लोकसभा में किसी भी मेंबर को नहीं अपॉइंट कर सकता फ्रेंड्स. तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए. आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा में 12 मेंबर को अपॉइंट कर सकता है एंड ये वही मेंबर्स होंगे लाइक जो स्पेशल ख्याति प्राप्त किए होते हैं, रेपुटेशन प्राप्त किए होते हैं आर्ट्स फील्ड में, लिटरेचर में, साइंस में या सोशल सर्विसेज में. लाइक जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं इन फील्ड के, वही लोग बाई प्रेसिडेंट राज्यसभा में मेंबर अपॉइंट हो सकते हैं और इनका ड्यूरेशन रहता है 60 ईयर्स टर्म फॉर देयर कंट्रीब्यूशन. लाइक ये 60 साल तक सिर्फ और सिर्फ वहां पे रह सकते हैं. लाइक इसमें दो चीजें होती है, या तो लाइक आप जानते हो फ्रेंड्स कि राज्यसभा का जो ड्यूरेशन होता है 6 ईयर होता है एंड सेकेंड है कि 60 ईयर. लाइक 60 ईयर होने के पहले अगर इनका 6 ईयर कंप्लीट हो गया तो ये माना जाएगा एंड लाइक अगर किसी पर्सन ने 3 ईयर कंप्लीट किया बट 60 ईयर प्लस हो गया तो ये पीरियड माना जाएगा. तो ये भी आप प्लान रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. प्लस फ्रेंड, राज्यसभा की जो सीटों का एलोकेशन होता है वो आर्टिकल 4 के क्लॉज फर्स्ट प्लस आर्टिकल 80 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग होता है. नेक्स्ट वन इज लाइक फ्रेंड्स, पहले लाइक 2020 के पहले प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियन को भी लोकसभा में अपॉइंट करता था बट कब अपॉइंट करता था? 2020 के पहले. बस इस प्रोविजन को अबॉलिश कर दिया गया. लाइक दो एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट लोकसभा में अपॉइंट नहीं कर सकता. सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबर लोकसभा में बाई प्रेसिडेंट, सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबर राज्यसभा में बाई प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकते हैं बट एंग्लो मेंबर्स जो है, एंग्लो इंडियन मेंबर्स, अब वो नहीं अपॉइंट हो सकते हैं फ्रेंड. ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे. प्लस इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फ्रेंड. आप जानते होंगे कि जो लोकसभा होती है उसे अपर सेशन बोला जाता है और जो यहाँ पे फ्रेंड राज्यसभा आपकी है इसे लोकसभा को फ्रेंड लोअर सेशन बोला जाता है और राज्यसभा को फ्रेंड्स अपर सेशन भी बोला जाता है. इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो आपकी लोकसभा होती है हर 5 साल में डिसॉल्व होती है बट राज्यसभा आपकी कभी डिसॉल्व नहीं होती बल्कि इसके कुछ मेंबर लाइक वन थर्ड मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं. सो इसलिए राज्यसभा आपकी अपर सेशन है और परमानेंट हाउस माना जाता है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होती बट हाउस ऑफ पीपल आपका कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, नहीं तो 5 ईयर के बाद तो डिसॉल्व होना उसका फिक्स होता है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा.
तो फ्रेंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लाइक लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? जैसा कि आप सब फ्रेंड जानते हैं, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। वैसे यहाँ पे सी आंसर किया गया है, बट सी आंसर नहीं, करेक्ट आंसर बी है। लाइक लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में 550 मेंबर हैं। क्योंकि सी कब करेक्ट होता है? सी तब करेक्ट होता है जब दो एंग्लो इंडियन को भी हम काउंट करते हैं। बट एंग्लो इंडियन को मैंने अभी आपको बताया 2020 के बाद एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट लोकसभा में नहीं अपॉइंट कर सकता। लाइक दो जो एंग्लो इंडियन अपॉइंट होते थे वो नहीं अपॉइंट हो सकते, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे लोकसभा में 550 मेंबर्स हो सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। और फाइनली लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, जिन्हें पीपल लाइक की इंडिया की जनता रिप्रेजेंट करती है। प्लस फ्रेंड यहाँ पे ये भी है कि जो 550 टोटल मैंने आपको मेंबर बताया, लोकसभा टोटल 550 मेंबर्स होते हैं। तो ये 550 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? तो 530 मेंबर्स तो आपके स्टेट से इलेक्ट होते हैं, 530 मेंबर स्टेट से इलेक्ट होंगे, लाइक आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे स्टेट से। प्लस 20 मेंबर आपके यूटी लाइक यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। प्लस जो दो यहाँ पे एंग्लो इंडियन अपॉइंटेड होते थे, अब उनके प्रोविजंस को हटा दिया गया है, और ये लाइक 2020 से इस चीज को हटा दिया गया। प्रेजेंट टाइम में टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सो करेक्ट आंसर इज 550। लाइक आपका बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, which among the following schedule is related to the responsibility of municipality? सो म्यूनिसपैलिटी के रिगार्डिंग कौन सा आपका शेड्यूल है फ्रेंड? सो करेक्ट आंसर इज 12। लाइक 12 शेड्यूल है फ्रेंड, एंड इस 12 शेड्यूल को 74 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस फ्रेंड यहाँ पे और हम क्वेश्चन देखते हैं, तो आप देख सकते हैं लाइक शेड्यूल की बात किया गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल है फ्रेंड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है। बट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, लाइक 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस टाइम कितने शेड्यूल थे फ्रेंड्स? उस टाइम टोटल 8 शेड्यूल थे। बट यहाँ पे 4 शेड्यूल बढ़ाए गए। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि वो 4 शेड्यूल कौन कौन से बढ़ाए गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। उससे पहले मैं ये डिक्लेयर कर दूं, लाइक बहुत से ऐसे ऐसे ये सब लाइक आपके टॉपिक है, इन पे कंप्लीट वीडियो बनाया जा सकता है। तो कंप्लीट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो ये सारी चीजें उस वीडियो में आपको कवर मिलेंगी। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया सिर्फ और सिर्फ मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। प्लस फ्रेंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई उसका मिलेगा। प्लस अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है पॉलिटी में, तो आप वो भी कमेंट करेंगे तो आपको उस पर भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, which among the following does not come under the fundamental duties of citizen in India? तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, लाइक इसमें कौन सी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज योर सी, लाइक टू स्ट्राइव टुवर्ड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। So abolition of untouchability is not your fundamental duties, it is your fundamental right and it is mentioned under Article 17. लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज एक डिफरेंट थिंग है। लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज आपका आर्टिकल 51 के कैपिटल ए में बताया गया है, एंड इसे बाई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, एंड श्वंत सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके ऐड किया गया। प्लस फ्रेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज 1942 बाई अमेंडमेंट के थ्रू आई, 1942 अमेंडमेंट आपका 1976 में हुआ था, तो उस टाइम टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज आपके सिर्फ और सिर्फ थे 10। बट बाय 86 अमेंडमेंट, ये आपका जो 86 अमेंडमेंट है इसके थ्रू एक फंडामेंटल ड्यूटीज और बढ़ी, और उसमें हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई कि अपने बच्चों को जो कि 6 to 14 ईयर है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आप लर्न करेंगे। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी डिफरेंट थिंग है जो कि इस आर्टिकल में बताया गया है, और प्रेजेंट टाइम में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम फ्रेंड्स कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? तो बस और बस 10 ही थे। एंड फ्रेंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी जैसा कि मैंने बताया फंडामेंटल राइट में मेंशन है अंडर आर्टिकल 17। एंड फंडामेंटल राइट आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में दिया गया है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है।
प्लस फ्रेंड यहाँ पे ये भी आपको रखना है कि फंडामेंटल राइट में टोटल आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स मेंशन है, तो आर्टिकल 17 भी फंडामेंटल राइट का पार्ट ही हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस, लाइक प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मेंशन है फ्रेंड? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 19। सो आर्टिकल 19 में आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस को बताया गया, प्लस इसका जो मेन आर्टिकल आर्टिकल 90 का क्लॉज सब क्लॉज है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस बताया गया है, प्लस फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ साथ राइट टू नो भी, राइट टू नो इसी आर्टिकल में मेंशन है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस फ्रेंड आपको ये भी लर्न रखना है कि राइट टू नो या राइट टू फ्रीडम इज आर फंडामेंटल राइट, लाइक ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट की जब भी वायलेशन होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों जगह मूव कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 के थ्रू जाओगे, हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 के थ्रू जाओगे। फिर वो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेट इशू करती है। राइट 5 टाइप्स की होती है, जस्ट एग्जांपल हैबियस कॉर्पस, शरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन एंड आपका एक बच रहा है मैंडेमस। इनमें से कोई भी एक रेट यूज करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे है, it was database in the constitutional assembly and Dr. Ambedkar, chairman of the drafting committee, said no special mention of the no special mention freedom of press was necessary at all as the press and individual or citizen where the same as for the right of expression was concerned। लाइक अम्बेडकर जी आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी माने जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो फंडामेंटल लाइक जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट मेंशन है, बट डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, बट उसे राइट ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में मेंशन किया गया, तो जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है। सो करेक्ट आंसर इज योर भीमराव या बी आर अम्बेडकर। सो फ्रेंड आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर? सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वो गवर्नर में वेस्ट होता है, लाइक वेस्ट होता है, लाइक गवर्नर के पास होता है। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अगर सेंटर होता है या यूनियन होता तो किस में वेस्ट होता है ये पावर? तो ये प्रेसिडेंट के पास होता है। लाइक स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होती है एंड सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है फ्रेंड। ये भी आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस ये आप आर्टिकल लर्न रखेंगे। एंड गवर्नर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि स्टेट में रहता है, और उसका पर्पस क्या रहता है कि स्टेट को ऑब्जर्व करना, क्या स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो स्टेट को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चला रहे हैं कि नहीं। अगर चला रहे हैं देन ओके, अदरवाइज वहां पे स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट PESA does not authorize the state give the Gram Sabha power to regulate and restrict the following। So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेज मिनरल रिसोर्सेज। लाइक ग्राम सभा को मिनरल रिसोर्सेज के मैनेज करने के रिगार्डिंग कोई पावर नहीं मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैव टू वैकेट देयर ऑफिसेज? सो आप जानते हैं फ्रेंड लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों होते हैं। तो फर्स्ट स्पीकर हमारे आपके कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। प्रेजेंट स्पीकर आपको मैं बता देता हूं। तो प्रेजेंट स्पीकर फ्रेंड्स आपके ओम बिरला जी हैं। एंड आई होप आपने फर्स्ट स्पीकर कौन था ये भी पता होगा। तो जो डिप्टी स्पीकर होते हैं ये कब अपने ऑफिस से वैकेंट हो सकते हैं? जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, लाइक जब ये सांसद नहीं रह जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने पोस्ट से भी रिमूव हो जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसे भी आप ध्यान रखेंगे। एंड लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही लोग स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। एंड
ये बाय रिजाइन भी अपने पोस्ट को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल कमीशन। सो फाइनेंस कमीशन फ्रेंड आपका अंडर आर्टिकल 280 में मेंशन है, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो करेक्ट आंसर इज योर, इट सेट इंटरेस्ट रेट which determine cost of borrowing the return on savings, so it is an incorrect answer. So फ्रेंड जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और उसका पर्पज क्या रहता है? फाइनेंशियल चीजों को मतलब प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करना। आर्टिकल मैंने आपको मेंशन ही कर दिया था, तो आर्टिकल आपका है फाइनेंस कमीशन का अंडर आर्टिकल 280। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वाइवा which of the following caste, which of the following acts बर्मा गॉट सेपरेट फ्रॉम इंडिया। तो बर्मा को इंडिया से कब कैसे सेपरेट किया गया था? बाई 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेंड इसी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पे ही बेस है। लाइक मेजर चीजें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी एक्ट पे बेस है, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। एंड बर्मा को इसी एक्ट के थ्रू, लाइक 1935 एक्ट के थ्रू ही इंडिया से सेपरेट किया गया था। Next question is, which constitutional amendment provide that election of president or vice president cannot be challenged on the ground of any vacancy in the appropriate electoral college? Like president and vice president की election को challenge नहीं किया सकता on this ground. So it is added by 11th amendment, and 11th amendment आपका 1961 में हुआ था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से one of the most important question है फ्रेंड। So next question is, which amendment abolished the system of election tribunals? So election tribunal system को abolish करने वाला amendment था 19। So this is also very important question friend। And 19 Constitutional Amendment Act of 1966 abolished the system of election tribunals. It also vested the power here election petition in the High Court। ये भी आपको क्वेश्चन फ्रेंड लर्न रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Next question is, who can empower the parliament to make laws with respect to the good and services tax or matter in the state list? तो इसके रिगार्डिंग पावर लाइक स्टेट लिस्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग कौन सी हाउस आपकी लॉ बना सकती है? दैट इज नोन एज अ राज्यसभा। सो राज्यसभा इज योर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, हु अपॉइंट द जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। तो स्टेट हाई कोर्ट के जज को फ्रेंड्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से एंड गवर्नर के कंसल्टेशन से ही प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट वन इज, द जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, एंड प्रेसिडेंट कैन also transfer and remove them। लाइक प्रेसिडेंट अपॉइंट के साथ साथ ट्रांसफर एंड रिमूव भी कर सकते हैं, बट ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट इन द सेंस किसी भी जजेस को आप तभी रिमूव कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं, जब उनमें मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी आप पाते हो। तो इन्हीं दो ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, दैट इज नोन एज अ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सो इट इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, for how many much time term of Lok Sabha may be extended beyond its normal term during national emergency? So आप जानते हैं फ्रेंड लोकसभा का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 5 साल। हर 5 साल पे लाइक एवरी 5 years आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, बट आप इमरजेंसी सिचुएशन में एक बार में 1 साल उसके ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज, which article states that it shall be the duty of CM to communicate the governor of the state all decision of council of minister relating to the administration of the affair of the state and proposal for legislation. So correct answer is article 167. Next one is, who determine the size of state council of minister or ranking of the ministers? So जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कौन डिसाइड करेगा, मतलब कौन बनेगा या कितनी साइज होगी, कितने मेंबर होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, प्लस उनकी रैंकिंग क्या होगी। सो इट इज डिसाइडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
नेक्स्ट वन इज how many days advance notice to given speaker or state legislative assembly to move a resolution against it. So इस पर्पस के लिए आपको 14 डेज फ्रेंड देना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, what is the maximum period for president can appoint duly qualified person as the additional judge of high court. So वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2 years. Next one is the President of India can appoint a duly qualified person as an additional judge of High Court of State for the temporary period, and ये period friend 2 साल होता है, like 2 year होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. Next one is who administers oath of judge of High Court, like judge High Court के judges को oath गवर्नर दिलाएगा, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑथ प्रेसिडेंट दिलाता है फ्रेंड, एंड पीएम को भी ऑथ प्रेसिडेंट ही दिलाएगा फ्रेंड. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है. नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस कुड बी resulted to be only as an exceptional measures and only in public interest and not way of punishment. So correct answer is a B. So ये 1977 में ये चीजें हुई थी. Next one is which committee was set up to examine political and administrative structure in the district for the purpose of district planning. So correct answer is a Chugan committee. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट लेवल ऑफ फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. लाइक बैकवर्ड क्लासेस के लिए पंचायती सिस्टम में सीट कौन डिसाइड करता है? सो करेक्ट आंसर इज अ स्टेट लेजिस्लेचर. एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ऑथराइज्ड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू मेक अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट पंचायत फॉर ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एट एनी लेवल फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास. लाइक बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटें कितनी होगी, रिजर्वेशन के लिए, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए इस चीज को डिसाइड करने वाली अथॉरिटी आपकी फ्रेंड्स स्टेट लेजिस्लेचर होती है. तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चंस आपको लर्न रखने हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फ्रॉम विच स्टेट द systematic voters education and electoral participation program was started. So systematic voters education and electoral participation program बिहार स्टेट के थ्रू लॉन्च किया गया. बिहार स्टेट की कैपिटल की बात करूँ तो पटना है. यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी हैं. यहाँ पे जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट भी बन रहा है. एंड बिहार में एक कोसी रिवर है जो शौरवा बिहार बोला जाता है. इसके पीछे रीजन ये है कि इस रिवर की वजह से बिहार में हर साल फ्लड आता है. सो इट इज करेक्ट आंसर. एंड बिहार में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2014 से. लाइक सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन आपका 2014 से बिहार में स्टार्ट हुआ था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का मैक्सिमम टर्म होता है 6 ईयर. 6 ईयर अप टू द एज ऑफ 65. जो इसमें पहले होगा वही मान लिया जाएगा. एंड इसको भी याद प्रेसिडेंट ही दिलाता है फ्रेंड, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है. एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, which article of the Constitution of India mention the power, privileges and immunity of Attorney General of India? So Attorney General of India की power, privileges, immunity ये सारी चीजें अंडर आर्टिकल 105 में मेंशन है. एंड अंडर आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी मेंशन है. ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? सो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरपर्सन को या चेयरमैन को फ्रेंड्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. एंड चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ये तो चलो क्लियर हो गया.
देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आल्सो डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, लाइक प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, फिर उनका कितना टेन्योर होगा, क्या टर्म्स कंडीशन होंगे, ये सारी चीजें फ्रेंड प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ chairperson of National Commission of Scheduled Tribe and other list of members. So friends, next question की ओर बढ़ते हैं. Next question है यहाँ पे आपका, who determine the salary allowances and other condition of service of chairperson or member of National Human Rights Commission. सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक होता है जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है, इसका एस्टैब्लिशमेंट लाइक ये एक्ट आया था 1993 में. एंड इनके कितने सैलरी होंगे, मेंबर्स चेयरपर्सन के क्या अलाउंसेस होंगे, अदर क्या कंडीशन होंगे, तो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. सो इट इज करेक्ट आंसर, ये भी आपको लर्न रखना है. नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन कंसिस्ट हाउ मेनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपार्ट फ्रॉम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. सो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के अलावा और कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे फ्रेंड्स? सो करेक्ट आंसर इज 10. ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? तो इंडिया में फ्रेंड्स आप जानते हैं सिंगल सिटीजनशिप चलता है और ये इंस्पायर्ड हुआ था इंग्लैंड से, लाइक ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से लिया गया था. एंड यूएसए में फ्रेंड डुअल सिटीजनशिप चलता है, ये भी आपको लर्न रखना है फ्रेंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 तक में मेंशन किया गया है. और इंडिया की सिटीजनशिप 5 टाइप से एक्वायर की जा सकती है, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है. सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, लाइक अगर कोई पर्सन इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सो यू मस्ट बी सिटीजन, लाइक अगर आप इंडिया के इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो मस्ट बी सिटीजन, लाइक कि आप इंडिया के भारतीय हो, मतलब भारतीय आप होने चाहिए या इंडिया के नागरिक आप होने चाहिए. बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज मतलब होनी चाहिए एटलीस्ट 35. एमपीएमएलए के लिए एटलीस्ट एज होनी चाहिए 25. एंड ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है उसके लिए एज होनी चाहिए 21. एंड यहाँ पे आपको जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर उनकी एज की बात करूँ तो उनकी एज एटलीस्ट 30 ईयर्स होनी चाहिए. फ्रेंड ये जो भी क्वेश्चंस मैं ईयर के रिगार्डिंग डिस्कस किया हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं. नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन लिस्ट. सो यूनियन लिस्ट में टोटल 96 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड, प्लस इसके अलावा मैं और भी कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ. तो एक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है. तो अंडर आर्टिकल 246 में मेंशन है कि 3 ठो लिस्ट है इसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. इन तीनों लिस्ट पे लाइक यूनियन लिस्ट पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट पे लॉ दोनों बनाते हैं, सेंटर भी स्टेट भी. बट सेंटर द्वारा लॉ बनाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू बनाए गए लॉ को प्रायोरिटी दिया जाता है. और ये दोनों तो अपने अपने फील्ड में बनाएगा, लाइक यूनियन पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा. फ्रेंड्स बस यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा है तो यूनियन लिस्ट में आपके टोटल सब्जेक्ट की बात करूँ तो टोटल यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं, इसमें 66 सब्जेक्ट हैं, इसमें भी आई थिंक 47 आपके सब्जेक्ट हैं फ्रेंड. तो ये सारी चीज़ों को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन विच टाइप ऑफ government has to explain its action and defend its decision to the people. So ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यहाँ पे हर एक पर्सन को राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट है एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और क्लॉज ए. प्लस राइट टू इंफॉर्मेशन एक आपका एक्ट भी आ गया है, तो इसके थ्रू डेमोक्रेटिक लाइक जनता अपने लीडर से सारी इंफॉर्मेशन मांग सकती है. सो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सो लाइक पार्लियामेंट के जो दूसरा सेशन होता है तो दूसरे सेशन में कितने का गैप हो सकता है। लाइक पार्लियामेंट के सेशन होने में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा अगर गैप होता है तो प्रॉब्लम वाली बात है। लाइक फर्स्ट सिटिंग से और दूसरा सिटिंग के बीच मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ का बेस्ट गैप हो सकता है एंड इट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु इलेक्ट द स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं कि लोकसभा में स्पीकर कौन होगा एंड वाइस स्पीकर कौन होगा। सो इट इज योर करेक्ट आंसर और इनका ड्यूरेशन 5 ईयर के लिए होता है एंड ये फर्स्ट मीटिंग से इनका ड्यूरेशन काउंट होना स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे सारे फ्रेंड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको चीजों को बहुत अच्छे से बहुत डीप डाउन समझना है जिससे कि आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं हो। फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। Which bill can be introduced without the prior recommendation of President of India? So like ये क्वेश्चन बिल के रिगार्डिंग है। सो यहाँ पे मैं आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो बिल को इंडिया में 3 टाइप में डिवाइड किया गया। लाइक ये जो बिल वाला टॉपिक है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। जनरल बिल, मनी बिल एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल बिल। सो यहाँ पे जनरल बिल को फ्रेंड्स ऑर्डिनरी बिल भी बोलते हैं। सो ऑर्डिनरी बिल को तो आप विदाउट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के तो पेश कर सकते हो, बट मनी एंड फाइनेंस बिल को आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो प्रायर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। ऐसे फ्रेंड आप सब जानते होंगे जीएसटी भी आपका कौन सा बिल है, एक जनरल बिल है, एक आपका मनी बिल है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड अगर मैं तीनों बिल की बात करूं फ्रेंड्स तो आपके ये बिल कहाँ कहाँ पे बताए गए हैं। सो फ्रेंड्स पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर आर्टिकल 107 में आपका ऑर्डिनरी बिल एंड 117 में आपके बताए गए हैं फाइनेंशियल बिल एंड 109 प्लस 110 आपका मनी बिल से डील करता है और एक आर्टिकल में डेफिनेशन बताया गया है, एक आर्टिकल में इसके प्रोसीजर को बताया गया है। So, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया में 3 टाइप्स की बिल है। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है एंड मनी बिल के रिगार्डिंग सारी पावर पार्लियामेंट के पास होती है एंड मनी बिल में प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा के मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते, लाइक उस बिल को रोक नहीं सकते, बस थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें पास ही करना पड़ेगा। तो मनी बिल के रिगार्डिंग सारी पावर एंड फाइनेंशियल के भी रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सारी पावर हाउस ऑफ पीपल के पास होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ना के बराबर पावर होती है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड लर्न रखना है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ऑन विच डेट फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा कमेंस। सो लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था फ्रेंड। सो करेक्ट आंसर है आपका 13 मई 1952 में हुआ था। बट फ्रेंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना तो इसकी 2 डेट है। फर्स्ट इज इनैक्टमेंट डेट, सेकेंड इज इन्फोर्समेंट डेट। सो इनैक्टमेंट डेट है फ्रेंड आपका यहाँ पे 26 नवंबर 1949। इन्फोर्समेंट डेट है फ्रेंड आपका 26 जैन 1950। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन्फोर्समेंट डेट, इनैक्टमेंट डेट। इन क्वेश्चंस को भी फ्रेंड आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं फ्रेंड, उससे पहले मैं और भी चीजों को डिस्कस करता हूँ। सो द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन दिस डेट आफ्टर इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन, लाइक पहले जनरल इलेक्शन था ये एंड फर्स्ट लोकसभा लेटेस्ट फुल टेन्योर 5 ईयर, लाइक पहला लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर था, was dissolved on the 1957, लाइक इस दिन डिसॉल्व हुआ था एंड फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा आपका पहला सेशन 13 मई 1952 में हुआ था। एंड पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे एंड पीएम कौन थे उनको भी देखते हैं। फर्स्ट पीएम आपके
JN नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड। एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर फ्रेंड आपके कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि इंडिया की यूनिटी में लाइक सारे कंट्री के, सारे इंडिया के जो अलग अलग पार्ट थे लाइक हैदराबाद, इस तरीके के जो भी पार्ट थे जो इंडिया में नहीं इंक्लूड होना चाहते थे, तो वल्लभ भाई पटेल के ही थ्रू पॉसिबल था कि वो इंडिया में एक हो पाए और आज आपका इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है। तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड? सो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है फ्रेंड्स? सो करेक्ट आंसर इज अ चीफ मिनिस्टर। अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ फ्रेंड्स आपका गोमती नगर, गोमती रिवर के किनारे सिचुएटेड है। वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। एंड वही स्टेट प्लानिंग कमीशन, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन भी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एंड इसका पर्पज होता है हर 5 ईयर के लिए एक प्लान बनाना, जिस तरीके से एक अच्छे स्टेट को रेगुलेट किया जा सके और अच्छे अच्छे प्लानिंग किया सके, अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट किया सके, जिससे कि उसको स्टेट वेलफेयर स्टेट बन सके। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243V of the Indian Constitution of India, the minimum age of requirement become a member of municipality। लाइक अगर आप प्रधान बनना चाहते हो, म्यूनिसपैलिटी के मेंबर बनना चाहते हो, तो मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो ये एज होनी चाहिए 21। बट MP MLA बनने के लिए एज आपकी एटलीस्ट 25 होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 30। ये जो मैंने 4 एज आपके सामने डिस्कस किया, ये सारे एजेस को आप लर्न करेंगे। जहाँ पे जो डाउट आता है वीडियो को थोड़ा बैक जा करके देख के कवर कर लेंगे। फिर भी अगर डाउट है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, आपको कमेंट पे 100% रिप्लाई किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, which article of the Indian Constitution empowers the Indian Parliament to amend the Constitution? लाइक वो कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर सकते हो? लाइक पार्लियामेंट संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, पहला क्वेश्चन तो हाँ बिल्कुल कर सकती है। कौन से आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है? तो वो आर्टिकल होगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है। एंड आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में मेंशन है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट की बात करूं, टोटल 22 पार्ट्स हैं, टोटल 12 शेड्यूल हैं, एंड टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। ये आपको तीनों चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एंड फ्रेंड ये आपने देख ही लिया, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। बट 2 केस आए थे फ्रेंड, एक फ्रेंड था, एक केस था केशवानंद, और केशवानंद भारती के केस में बोला गया कि फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को लाइक बेसिक स्ट्रक्चर को, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एंड ये लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती केस में आया था। एंड इसमें अभी तक की इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी, इसमें टोटल 13 जजेस थे। एंड जो इसमें हेड थे, लाइक जो मेन जज थे, वो आपके थे सीकरी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको जहाँ पे डाउट, जहाँ पे क्वेरीज, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सो फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पॉलिटी से बार बार पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में आते हैं। एंड इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, एंड पढ़ने के बाद लाइक वीडियो को आप देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। एंड कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है पॉलिटी का, उस टॉपिक को अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे जो भी वीडियोस बनाई जा रही है फ्रेंड्स, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, जिससे कि आपकी जो भी इंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करें तो आपका 100% क्वालिफाई हो। तो इसलिए फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके इन सारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके ग्रुप हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। प्लस फ्रेंड ये वीडियो अपने आप फ्रेंड को शेयर करेंगे, जिससे कि वो भी इस
फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज का फायदा प्रॉपर तरीके से उठा पाए और एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाए। थैंक यू सो मच।